अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक जो आज हम इसमें कवर करेंगे वो हैं काउंटर कंट्रोल लूप्स और फिर हम आगे फॉर लूप्स एंड डू व्हाइल लूप्स को भी कवर कर देंगे। लास्ट टाइम हमने व्हाइल लूप को कवर किया था, कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखी थी, कुछ आप लोगों को खुद सेल्फ एक्सप्लोर होमवर्क के तौर पे दिया था करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों ने एक्सरसाइज ट्राई की होंगी सॉफ्टवेयर पे, और कोई कन्फ्यूजन ऐसे आप लोगों को हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आए तो मैं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम ये करूँगा कि यू हैव नो सच कन्फ्यूजन्स, लेकिन ट्राई ज़रूर किया करें एंड लेट मी नो। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था इवेंट कंट्रोल लूप या इवेंट कंट्रोल सिनेरियोज कह रहे थे, और उसकी डेफिनेशन हमने कुछ इस तरीके से बताई थी कि अगर किसी सिनेरियो में हमें इन एडवांस या कोड लिखते वक्त ये बात नोन नहीं है, यानी अननोन है कि लूप कितनी दफ़ा रन होने वाली है, तो उस सिनेरियो को हम कहते थे इवेंट कंट्रोल सिनेरियो। यानी कोई इवेंट रन होगा प्रोग्राम तो उस वक्त जनरेट होगा और उससे डिसाइड होगा कि लूप स्टॉप कब होनी है। ठीक है, बिल्कुल उसके अपोजिट हमारे पास होता है काउंटर कंट्रोल लूप या काउंटर कंट्रोल सिनेरियो। इसमें क्या होता है कि आपको इन एडवांस ये इंफॉर्मेशन होती है कि लूप आपकी कितनी मरतबा रन होने वाली है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नोन इन एडवांस एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रन, इट इज़ नोन एज काउंटर कंट्रोल लूप। ठीक है, आपको पता होगा ये लूप कितनी दफ़ा रन होने वाली है। तो इस बात को समझने के लिए आपके सामने एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा हुआ है, अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एवरेज एग्जाम मार्क्स फॉर 10 स्टूडेंट्स क्लास। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है, इसका काम है एवरेज कैलकुलेट करना। और एवरेज क्या होती है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है क्लास? किसी को पता है एवरेज का फार्मूला क्या होता है? जी क्लास, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज कैलकुलेट करनी हो, इसमें 10 स्टूडेंट्स के लिए कहा हुआ है, अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ 10 नंबर्स की अगर एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो क्या फार्मूला होगा? ठीक है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। एवरेज का जनरल फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ द नंबर, या ये टोटल सम कह लें आप, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर जितने आपका काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो हम कह देंगे कि टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये काम कैसे किया हुआ है, प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियली मैंने कुछ नहीं किया, वेरिएबल ले लिए, काउंटर नाम ही बता रहा है कि ये मैं वो वेरिएबल जो है लूप की कंडीशन में यूज़ करूँगा नहीं, ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है, मार्क्स मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं मार्क्स यूज़र से इनपुट लेने वाला हूँ, टोटल जिसमें मैं सारे मार्क्स को सम करने वाला हूँ, और एवरेज, एवरेज जिसमें मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं लूप ना लगाऊं तो आपको पता है कि मुझे 10 मरतबा यूज़र से पूछना पड़ेगा, प्रिंट एंटर योर मार्क्स, स्कैन एफ करना पड़ेगा, और फिर सारे नंबरों को 10 अलग अलग वेरिएबल में लेकर प्लस की बड़ी सी लाइन लिखनी पड़ी। लेकिन अब हम इस स्टेप से आगे बढ़ चुके हैं, हमें पता है कि अगर कोई काम बार बार करना है तो मैं लूप यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक मरतबा ही लूप में लिखूँगा एंटर योर मार्क्स, स्कैन एफ करूँगा मार्क्स के अंदर। ठीक है, और जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको टोटल में प्लस कर दूंगा, टोटल की प्रीवियस वैल्यू में। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये पहले भी किया था जब हम सम कर रहे थे वाले एग्जाम्पल में, जिसमें हमें क्या करना था, सम ऑफ द डिजिट कैलकुलेट किया था। तो बिल्कुल वही वाला फार्मूला यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है, और उसमें भी हमने इनिशियली उसको ज़ीरो से इनिशलाइज़ करवाया था, तो इसमें भी इसको हमने इनिशियली ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करा दिया। ठीक, तो टोटल इनिशियली ज़ीरो होगा, जो भी स्टूडेंट के पहले मार्क्स होंगे वो इसमें ऐड होंगे। ज़ीरो में ऐड होने से टोटल फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, सेकंड आइट्रेशन में दोनों के दो स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे, तीसरे आइट्रेशन में तीसरे के मार्क्स भी आ जाएंगे, चौथे में चार के मार्क्स, एंड सो ऑन। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं कि ये वाली लॉजिक किस तरीके से काम करती है। बस फ़र्क क्या है कि हमने यहाँ पे सम का वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे टोटल का वर्ड यूज़ हो रहा है। मैं अभी आपको रिकॉल भी करा दूंगा कि कहाँ हमने ये लॉजिक पहले की है। ठीक है,
अब लूप है, लूप चलेगी 10 टाइम्स क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं, तो लूप को मैंने स्टार्ट अगर किया है 1 से, काउंटर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, तो 10 स्टूडेंट के लिए मुझे काउंटिंग कहाँ तक चलानी है, 10 तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लूप में क्या कर लिया, जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 10 है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि लूप की कंडीशन में लेस देन का साइन आ रहा है, ये मैंने लास्ट टाइम हिंट के तौर पे बताया था कि अगर आपकी लूप में लेस देन कंडीशन में आ रहा है और आपकी कंडीशन में फिर जो है मॉडिफिकेशन प्लस प्लस या माइनस माइनस से हो रही है, तो आपकी ये लूप या सिनेरियो जो है वो काउंटिंग सिनेरियो है। और काउंटिंग सिनेरियो के लिए एक और बात बताई थी, लेकिन उसमें मैं बाद में आता हूँ। लेकिन फिलहाल ये आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए कि लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस प्लस या माइनस माइनस जैसी जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन होती है काउंटर कंट्रोल या काउंटिंग सिनेरियो वाली। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से इनपुट लेता हूँ, स्कैनएफ कराता हूँ, उसको सम कर देता हूँ और काउंट को इंक्रीमेंट करके अगली आइट्रेशन पे जाता हूँ। तो ये काम 10 मरतबा होगा और इवेंचुअली आपको पता है टोटल के अंदर टोटल मार्क्स आ जाएंगे। टोटल मार्क्स आ जाएंगे तो लूप एंड हो जाएगी, लूप एंड होगी तो मैं इस लाइन पर आ जाऊँगा। ठीक है, लूप के बाहर लिखा हुआ है, लूप का एंडिंग ब्रैकेट ये रहा। और एवरेज सिंपली क्या होगी, टोटल डिवाइड बाय 10 मैंने कर दिया, तो जो भी नंबर होगा एवरेज में वो एवरेज आ जाएगा। और एवरेज की डेटा टाइप फिलहाल मैंने इंटीजर रखी हुई, तो आपको पता है इससे क्या होगा जी क्लास। एवरेज की डेटा टाइप इंटीजर रखी है मैंने, क्या एवरेज की डेटा टाइप इंटीजर रखना सुटेबल है या कोई और डेटा टाइप बेहतर रहती है इस चीज़ के लिए? जी, फ्लोट डेटा टाइप एवरेज के लिए बेहतर रहती, क्योंकि जब भी मैं डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो चांसेस होते हैं कि मेरा रिजल्ट फ्लोटिंग नंबर आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि मैं एवरेज के लिए फ्लोटिंग डेटा टाइप रखता, लेकिन फ़िलहाल वो अभी हमारी कंसर्न नहीं है। हमारी कंसर्न तो ये है कि काउंटर कंट्रोल सिनेरियो रखना। लेकिन आप इन एक्चुअल अगर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें तो इट्स बेटर कि एवरेज की डेटा टाइप फ्लोट यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा और इवेंचुअली इसने जो है सम करके आपको एवरेज प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल लॉजिक नहीं है, तो मैं दोबारा से नहीं कर रहा, बस ये लाइन जो है इनपुट लेगी, ये लाइन टोटल की प्रीवियस वैल्यू में ऐड करती रहेगी नए मार्क्स को, और ये लाइन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, आपके काउंटर को इंक्रीमेंट कर दी। और काउंटर इवेंचुअली इंक्रीमेंट होते होते ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो लूप स्टॉप हो जाएगी, लूप स्टॉप हो जाएगी तो मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा इस फॉर्मूले से, और यहाँ पे एवरेज को डिस्प्ले करा के प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको समझ में आ जाना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ये सिचुएशन, ये सिनेरियो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ प्रीवियस एग्जाम्पल से, मैं पीछे जाके आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने की थी उसमें एक तो ये वाली चीज़ देखनी है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स जैसी लॉजिक हमने कहाँ यूज़ किया, और साथ ही साथ हमें ये भी पता लग जाएगा कि इवेंट कंट्रोल सिनेरियो कहाँ था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल की थी, आपको याद होगा। और इस सिनेरियो को हमने कहा था ये इवेंट कंट्रोल सिनेरियो, क्योंकि आप इस कोड को देख के अभी मुझे नहीं बता सकते ये कितनी मरतबा रन होने वाला है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये हो गई इवेंट कंट्रोल है, और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये वाली लाइन, वहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, जो सेम काम इधर हो रहा है वही सेम काम वहाँ पर हो रहा है। और इधर देखें सम को इनिशियलाइज हमने 0 से करवाया था, तो वहाँ पे टोटल को हमने इनिशियलाइज 0 से करवाया। तो ये ही सिंपल सी लॉजिक है कि प्रीवियस रिजल्ट में मैं हमेशा नई वैल्यूज़ को ऐड करता रहता हूँ। तो ये एक आसान तरीका होता है लूप से, अगर आपको रिपीटेटिव एडिशन करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कराएं और हर मरतबा लूप के आइटरेशन में उसमें कोई नंबर ऐड करते जाएं और उसी में वापस सेव करते जाएं। यानी वही आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा और वही आपकी राइट हैंड साइड पे भी होगा। तो इस तरीके से आप रिपीटेटिव एडिशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से। और एक बड़ा सिंपल से थंब रूल है कि 0 से इसलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उस रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी। इस नंबर को आप किसी भी नंबर में अगर पहले से ऐड कर देंगे तो कोई रिजल्ट पे फ़र्क नहीं आएगा, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो,
अगर मुझे रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो तो मैं 0 ही स्टोर करूंगा या कोई और नंबर? गुड, मैं उस वक्त 1 स्टोर करूंगा क्योंकि वो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ऐसा नंबर के जिसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने जान के रिकैप करवाया है क्योंकि आगे अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं वापस आ जाता हूँ उसी टॉपिक पे जहाँ पे हम थे कि काउंटर कंट्रोल सिनेरियो। ठीक है, इस प्रोग्राम में किसी को कोई कन्फ्यूजन कैसे काम कर रहा है तो अभी पूछ लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसको मज़ीद एवॉल्व करते हैं। जी क्लास क्लियर है ये? क्लास इस खामोशी को मैं क्या समझूं, क्लियर और नॉट क्लियर? चलें ठीक है, होपफुली होना भी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्पल कर चुके हैं और मैं सारे एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर पे क्लास में रन करके नहीं दिखा सकता। अच्छा, अब मुझे ये बताइए क्या ये प्रोग्राम इम्प्रूव किया जा सकता है या कोई चीज़ इसमें ऐसी कि जो इम्प्रूव की जा सके या इसे मोर वर्सेटाइल बनाया जा सके? अच्छा चलें, मैं आपके सामने और आसान कर देता हूँ। इस वक्त मुझे जो था एवरेज कैलकुलेट करना था 10 स्टूडेंट का, व्हाट इफ़ मुझे एवरेज कैलकुलेट करना हो 20 स्टूडेंट का? ठीक है, यानी अगर मुझे यही प्रोग्राम में 20 के लिए करना होगा तो मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पर 20 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 20 लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है? तो हर जगह जहाँ पे मुझे 10 लिखा हुआ है वहाँ पे 20 को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा सर बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैं 20 करके दे देता हूँ। मैं कल कहता हूँ मुझे 100 की रिक्वायरमेंट है तो फिर क्या होगा? जी क्लास, अब मेरी रिक्वायरमेंट 20 से बढ़ के 100 हो गई तो अब क्या करूँगा? तो 100 रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन मुझे हर मरतबा अपना कोड क्यों चेंज करना पड़ रहा है? क्या ऐसा करना सही है कि हर मरतबा मैं आऊँ और अपना कोड चेंज करूँ? लॉजिक वही है, हालांकि सिर्फ नंबर बदल रहे हैं, नंबर ऑफ इनपुट, तो मेरा कोड चेंज हो रहा है। तो ये तो बात सही नहीं है। ऐसा कभी आपने सॉफ्टवेयर देखा है कि आप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने 1 पेज की डॉक्यूमेंट बनानी है तो सॉफ्टवेयर एक मरतबा इंस्टॉल करूँगा, और अगर 10 पेज की बनानी है तो सॉफ्टवेयर को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, या 100 पेज की बनानी है तो फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो ऐसा तो नहीं करते ना। आपका सॉल्यूशन या सॉफ्टवेयर तो जेनरिक होता है, आपका डजेंट मैटर डेटा कुछ भी आता है। तो इस सॉल्यूशन को बेहतर करने का तरीका क्या है कि ये जो 10 जहाँ पे लिखा है या जहाँ पे मैं 20 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और उस वेरिएबल को मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। तो फिर क्या होगा, डजेंट मैटर कि यूज़र 10 एलिमेंट के लिए कहे, 20 के लिए कहे, कोई भी कह दे, तो वो सबके लिए ये प्रोग्राम वैलिड हो जाएगा। यानी इस प्रोग्राम में मैं अगर ये चेंजेस कर दूँ, ठीक है, तो मैंने पहले बुरा प्रोग्राम लिखा, फिर इसको थोड़ा सा अच्छा करके बता दिया आप लोगों को कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या लाइन मैंने इसमें ऐड की हैं? इसमें मैंने जो लाइन ऐड की हैं वो है ये लाइन, मैंने इसमें ये लाइन ऐड कर दी। ठीक है, और ये लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यूज़र से बोल रहा हूँ कि आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एंटर करें, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एक वेरिएबल में लिए हैं तो इसको यहाँ पे मैंने ऊपर डिक्लेयर भी करा दिया। ठीक है, ऊपर डिक्लेयर करा है, इसमें वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 आए, 20 आए, 100 आए, डजेंट मैटर। तो हर जगह जहाँ पे मैंने नंबर यूज़ किया था, लूप की कंडीशन में यूज़ किया था, यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया और यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है,
इट्स बेटर कि आप वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल लें। एन लिख देना, एन तो कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी कोडिंग में वेरिएबल की नेम काफ़ी डिस्क्रिप्टिव यूज़ करता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव यूज़ करने में हो सकता है आपको अभी इनिशियली ज़्यादा टाइप करना पड़े, लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को कुछ दिन बाद रिविजिट करेंगे ना, तो आपको इस प्रोग्राम को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्लियर पता लग रहा होगा इस वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, और आप इस प्रोग्राम को जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बजाय इसके कि आप एन ए बी सी एक्स वाई जी के वर्ड यूज़ करें वेरिएबल के लिए, तो वैलिड तो है, प्रोग्राम भी चलेगा, लेकिन जब आप दोबारा इसको विजिट करेंगे प्रोग्राम को हफ्ते बाद, महीने बाद, एग्जाम में, तो आप भूल चुके होंगे इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आपको समझना मुश्किल होगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि यूज़ मीनिंगफुल नेम। ठीक है, मीनिंगफुल नेम आपके लिए समझ लें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है, कि आप जब भी उसको बाद में जाके देखेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कमेंट्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कमेंट्स, लेकिन बात ये देखो, मैं तो कमेंट करने का मतलब है एक्स्ट्रा और लिखना। कमेंट ज़रूर करें आप, ठीक है, लेकिन कमेंट्स में आप अगर वही बात है कि आप एन के आगे लिखें कि एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यही बेहतर नहीं था आप उसको खुद ही से पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते। ठीक है, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा डिटेल जब हमें कुछ अपने आप को समझाना होता है ना कि इधर मैं क्या करूँ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तब ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं। मतलब वेरिएबल को नेम को डिफाइन करने के लिए कमेंट मतलब ओवरकिल हो जाएगा। आप वही चीज़ वेरिएबल के नाम में लिख दें, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन वेरिएबल का नेम अगर मीनिंगफुल होगा तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। प्रोग्राम तो वेरिएबल के नेम कुछ भी देंगे तब भी चलेगा, लेकिन इट्स बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप वेरिएबल के नेम डिस्क्रिप्टिव यूज़ करें। ठीक है, दोनों ही करते हैं। ठीक है, मैं अपनी कोडिंग में दोनों काम करता हूँ। ठीक है, वेरिएबल के नेम डिस्क्रिप्टिव भी यूज़ करता हूँ। तो जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नेमिंग होती है वहाँ पे मुझे ये नहीं बताना पड़ता कि मैं एन के अंदर क्या स्टोर करने वाला हूँ, पी के अंदर क्या स्टोर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे नाम खुद ही बता रहे होते हैं कि टोटल मार्क्स है, तो इसमें मैंने मार्क्स ही स्टोर किए होंगे। एवरेज है, जैसे एवरेज का मतलब आप समझ गए ना, इसमें मैं एवरेज ही स्टोर करने वाला हूँ। तो मुझे अगर मैं फंक्शन या मेरा नाम है कि मैं स्टूडेंट्स के एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो एवरेज वेरिएबल में मुझे पता होगा कि मेरा रिजल्ट है। जबकि मैंने अगर सिर्फ ए लिख दिया होगा तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, पीछे की लाइंस को भी चेक करना पड़ेगा, फिर जाके पता लगेगा कि ए में एवरेज है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ज़्यादा वर्सिटाइल है। अब सवाल मेरा ये है कि क्या ये प्रोग्राम स्टिल काउंटर कंट्रोल सिनेरियो है? जी क्लास, क्या ये सिनेरियो स्टिल काउंटर कंट्रोल सिनेरियो है? क्योंकि अब मैंने नंबर तो हटा दिया, अब आप देख के बता सकते हैं कितनी दफ़ा चलेंगी। अच्छा चले मैं ही बता देता हूँ, ये स्टिल काउंटर कंट्रोल सिनेरियो है। ठीक है, काउंटर कंट्रोल सिनेरियो की डिटेल्स मैंने क्या बताई थी कि पहचानने का तरीका ये है कि उसमें आपके पास क्या क्या मिलता है, कि आपके पास कंडीशन में जो है ना लेस देन या ग्रेटर देन आता है, और मॉडिफिकेशन में प्लस प्लस या माइनस माइनस आता है। ये चीज़ इसी तरफ इशारा कर रही होती है कि आपका सिनेरियो काउंटर कंट्रोल है, और मैं बता सकता हूँ काउंट करके, यानी मुझे पता लग जाए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, और मुझे बता दिया जैसे एंडिंग पॉइंट क्या है। मैं कह देता हूँ यूज़र ने 10 एंटर किया होगा, तो मुझे पता है स्टार्ट 1 से करना है, जाना 10 पर है, और सिचुएशन क्या है प्लस प्लस, तो मैं बता सकता हूँ कि ये 10 टाइम्स रन होने वाली है। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट में कुछ भी एज्यूम करके डायरेक्टली बता सकता हूँ कि कितनी दफ़ा होगी, लेकिन पहचान ये है काउंटर कंट्रोल सिनेरियो की कि उसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा, और मॉडिफिकेशन में प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह के सिनेरियो आते हैं तो आप कहेंगे ये काउंटर कंट्रोल सिनेरियो है। ठीक है, ये एक्सरसाइज और ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो गई और अच्छी सी हो गई। अब इसको थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर लूप आ गया है यहाँ पे। तो फॉर लूप में क्या कह रहे हैं, फॉर लूप हैंडल डिटेल्स ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप ऑटोमेटिकली। तो फॉर लूप की खास बात क्या कह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली आपके काउंटर कंट्रोल सिनेरियो पे बेस्ट फिट है। ठीक है, क्यों बेस्ट फिट है? क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें, इनिशियलाइजेशन हो जाए,
कंडीशन हो जाए या मॉडिफिकेशन हो जाए। चूँकि जब काउंटर कंट्रोल सिनेरियो होता है ये तीनों चीज़ें आपके पास गिवन ही होती हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन का क्राइटेरिया भी क्रिस्टल क्लियर होता है, कंडीशन भी क्लियर आ रही होती है लेस देन ग्रेटर देन के साथ, और इनिशियलाइजेशन भी क्लियर होती है। तो अगर आपने पहचान लिया है कि आपका सिनेरियो, ये प्रॉब्लम जो आपको गिवन है वो एक काउंटर कंट्रोल प्रॉब्लम है, तो ऑलवेज गो फॉर लूप, ठीक है। आप उसको फॉर लूप से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वाइल लूप से भी हो जाएगी, अभी हमने किया ना वाइल लूप से इम्प्लीमेंट। लेकिन यही वाली एक्सरसाइज अगर आप फॉर लूप से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे आपका कोड मच क्लीनर एंड शॉर्टर इन लेंथ होगा। तो क्लीनर एंड शॉर्टर कोड हो जाएगा अगर आपने बेस्ट फिट लूप यूज़ की पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। हाँ, इसके बरक्स अगर आप फॉर लूप को इवेंट कंट्रोल सिनेरियो पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आप काफ़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वही एक्सरसाइज जो लास्ट टाइम हमने की है, जो लैब में की थी हमने वाइल लूप की, आप उसको फॉर लूप से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप खुद देखेंगे कि आपका सिंटेक्स कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और लॉजिक जो है आपको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि इवेंट कंट्रोल के लिए फॉर लूप यूज़ की जाए, एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि काउंटर कंट्रोल के लिए वाइल लूप यूज़ की जाए। तो काउंटर कंट्रोल के लिए फॉर लूप, इवेंट कंट्रोल के लिए वाइल लूप। अभी तक हमने ये कंक्लूड किया है कि काउंटर कंट्रोल सिनेरियोज के लिए फॉर लूप एंड इवेंट कंट्रोल सिनेरियोज के लिए वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और टर्मिनेशन सब कुछ जो है आपकी लूप की बॉडी में ही आ जाता है, ठीक है। ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं इन चीज़ों से, तो मैं ये पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद ही से कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है, आपको पता ही है, ठीक है। ये फर्स्ट आइट्रेशन से पहले होती है, मॉडिफिकेशन आपको पता है ईच आइट्रेशन में होती है, और टर्मिनेशन भी आपकी इवेंचुअली जो है एक बार हर मरतबा चेक हो रही होती है, ठीक है। लूप के स्टेप्स वही हैं, मैं दोबारा से नंबर लिख देता हूँ। ये स्टेप 1 होता है, ठीक है। ये स्टेप 2 होता है, सही है। फिर उसका जो भी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, वो 3 हो जाता है। और फिर मैं इस स्टेप पे आता हूँ, ये स्टेप बन जाता है 4। और फिर 4 के बाद अगला स्टेप फिर दोबारा से क्या होता है, मॉडिफाई हुआ है तो मैं दोबारा से जाता हूँ, चेक करता हूँ कंडीशन स्टिल वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड होती है तो फिर से मैं बॉडी में चले जाता हूँ और बॉडी में स्टेप को एग्जीक्यूट करूँगा, तो स्टेप नंबर 6 बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा इसको मॉडिफाई करूँगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये स्टेप 7 बन जाएगा। और यही साइकिल मेरी रिपीट होती रहेगी। फिर दोबारा मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से दोबारा से यहाँ चला जाऊँगा, और फिर यहाँ से यहाँ चले जाऊँगा, ठीक है। तो ये साइकिल मेरी रिपीट होती रहेगी। 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख के मैंने ये बताया कि अगली आइट्रेशन में आ चुका हूँ, और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा, और फर्स्ट टाइम होने के बाद भी ये यहाँ पे आएगा। तो इनिशियलाइजेशन ओनली वंस होती है, कंडीशन और मॉडिफिकेशन हर आइट्रेशन में होती रहती है, ठीक है। तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स हो गया। इस एक्सरसाइज को जो भी प्रीवियसली हमने किया, आप लोग कोशिश करेंगे खुद से कि फॉर लूप से करें। देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने नहीं की होगी फॉर लूप से, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैंने नहीं की है, ठीक है। आप उस कोड को फॉर लूप में कन्वर्ट करिएगा और देखिएगा कि वो मोर रीडेबल एंड क्लियर हो गया है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक नई एग्जांपल जो कि फॉर लूप से करना बेहतर है। क्यों बेहतर है अभी ये भी मैं बता दूंगा। मुझे कैलकुलेट करना है क्या, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। यूज़र ने एक नंबर एंटर किया से 5, फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना है। जी क्लास, फैक्टोरियल क्या होता है, कोई फार्मूला होता है 5 फैक्टोरियल का? जी, तो बताइए क्या फार्मूला होता है फैक्टोरियल का। अगर मुझे 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो क्या लॉजिक लगाऊंगा, लिख के बता दीजिए। माइक से ज़रूरी नहीं बताया जाए, माइक्स तो आप लोगों के बंद ही हैं। 5 से लेस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक फार्मूला आया है कि मैं लिख देता हूँ जो फार्मूला मेरे पास आया है। क्या आया फार्मूला, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई ये वाला लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। इतना करना काफ़ी है,
मल्टीप्लाई बाय 1 कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक आइट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इतना भी कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर इस लॉजिक को देखा जाए तो इसमें अगर आप देखें तो 5 फैक्टोरियल का तो ठीक है, आपको मैं कहता हूँ आप ये फार्मूले लिख दें, लेकिन 5 फैक्टोरियल के बजाय अगर मैंने आपको फिर वही बात लॉजिक में बदल के कह दिया 6 फैक्टोरियल, तो आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल अगर मैंने कह दिया तो फिर आपका फार्मूला ये नहीं रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, 6 के बाद फिर मैंने हो सकता है 15 कह दिया, तो 15 फैक्टोरियल का फार्मूला भी ये नहीं रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो मुझे अपने फार्मूला को बनाना है जेनरिक। जेनरिक कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि मेरे जो ये ऑपरेशन है या लॉजिक है इसमें अगर आप ध्यान दें तो रिपीटिशन है। रिपीटिशन क्या है, रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन बिटवीन नंबर्स, और वो नंबर्स की एक रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम सम नंबर टू या टिल सम नंबर क्या हो रही है, रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन, यानी रिपीटेडली अगर मैं मल्टीप्लाई करता रहूँ, कैसे कर रहा हूँ, 5 से करता हूँ, -1 करता हूँ, फिर 4 से कर देता हूँ, फिर -1 करता हूँ, 3 से कर देता हूँ, फिर -1 करता हूँ, फिर 2, यानी हमेशा मैं एक एक माइनस करता हुआ मल्टीप्लाई करता जाऊँगा जब तक कि 1 ना आ जाए। ऐसे ही है, यानी नंबर से स्टार्ट करता हूँ, अगर 6 है तो 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई होते रहेंगे, 15 है तो 15 14 13 12 11 10 9 8 एंड सो। तो मुझे सिंपली क्या करना है कि रिपीटेटिवली मल्टीप्लाई कराना है, और ये तो मतलब हमें अंदाज़ा हो ही गया कि रिपीटेटिवली मल्टीप्लाई कराना है, तो ये सिनेरियो जो है सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि मैं एक लूप यूज़ करूँ। अब मुझे डिसाइड ये करना है कि लूप कौन सी यूज़ करूँ। चलें उस पे जाने से पहले क्या करते हैं, यूज़र से मैंने एक n ले लिया और n सपोज करते हैं 5 ही है, यूज़र ने 5 एंटर किया, तो मुझे क्या करना है कि 5 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, मैं चलें इधर 1 भी लगा देता हूँ फ़िलहाल आप लोगों के आसानी के लिए। 5 से स्टार्ट करना है और जाना है मुझे 1 तक, यानी मेरी लूप स्टार्ट मैं 5 से भी कर सकता हूँ, स्टार्ट में 1 से भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं इसको इंक्रीमेंटल फैशन में भी चला सकता हूँ, डिक्रीमेंटल फैशन में भी चला सकता हूँ, डायरेक्शन चेंज करने से मेरे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मैं फ़िलहाल वो बता देता हूँ जो यहाँ पे कोड पे हुआ हुआ है। यहाँ पे कोड में स्टार्टिंग पॉइंट लिया हुआ है मैंने 1, यानी मैं लूप को जो इनिशियलाइज करूँगा वो किससे करूँगा, 1 से, ये मेरा इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, यानी इनिट मेरा यहाँ से हुआ हुआ है, इनिशियलाइजेशन यहाँ से हुई है, तो टर्मिनेशन मेरी 5 पे हो जाएगी। तो मैंने एक लूप चलानी है, और कब तक चलानी है, अगर n की वैल्यू 5 आई हुई है तो इट मीन्स लेस देन और इक्वल्स टू 5 तक मैंने चला ली, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इक्वल्स टू हटा दूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 6 का मतलब 5 ही होता है, यानी अगर मैं लिख रहा हूँ लेस देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब सेम एज यही है कि मैं लिख दूँ लेस देन 6, ठीक है। यानी लेस देन 6 तक की कंडीशन ट्रू होगी। लेस देन 6 क्या होता है, 5 4 3 2 1, और लेस देन और इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है, लेस देन 5 भी ट्रू होगा, यानी 4 3 2 1, और इक्वल्स टू 5 भी ट्रू होगा, यानी टोटल रेंज क्या होगा, 5 4 3 2 1। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, फिलहाल यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये आ गई कंडीशन, c इक्वल्स टू 1, c लेस देन इक्वल्स टू जब तक 5 है तो क्या करते रहो, मुझे क्या करना है, रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया और उसमें सिंपली क्या कर दिया, c को मल्टीप्लाई कर दिया। अब c की वैल्यू इस वक्त तो 1 है, लेकिन फैक्ट में मैं क्या नंबर ऐसा रखूं कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे रिजल्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े और रिजल्ट मेरा क्या बने, 1 ही बने। तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, 1। तो अगर मुझे रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो मैं हमेशा अपने वेरिएबल को जिसमें मैं रिपीटेटिवली स्टोर करने वाला हूँ, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे आने वाला है, उसमें क्या स्टोर करूँगा, 1। अगर रिपीटेटिव एडिशन करने वाला हूँ तो स्टोर करता हूँ 0। तो सिंपली इसमें क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा तो फैक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर वही बात है, लूप में इंक्रीमेंट होगा यहाँ से और आई सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो फैक्टोरियल की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो इसमें रिजल्ट 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये प्रोग्राम चलता रहेगा।
या इस प्रोग्राम को अगर मैं टाइम नहीं है कि मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा सकूं वो, लेकिन ये लैब में था, लैब में भी मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी आसान प्रोग्राम है। आइडिया आप समझ गए होपफुली। तो इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सबको। इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो अगर से सैम्पल इनपुट हमारे पास है 6, तो 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास 720। ठीक है, एट द एंड मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, फैक्टोरियल, क्योंकि मेरा रिजल्ट फैक्टोरियल में आके सेव होने वाला है। ठीक है, मैं करके नहीं दिखा पा रहा, टाइम की कमी है हमारे पास। तो अगर है कन्फ्यूजन कोई तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी क्लास, आगे बढ़ूँ? चलिए ठीक है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप, बहुत आसान प्रोग्राम है। और अच्छा, और हमारे पास एक और प्रोग्राम मौजूद है जो फॉर लूप की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में आता है, और इसे कहा जाता है फिबोनाची सीरीज़। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ या फिबोनाची टर्म्स। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है कि आपके पास दो सीरीज़ में नंबर जो इनिशियली होते हैं वो फिक्स होते हैं, से 0 एंड 1। ठीक है, दो नंबर फिक्स होते हैं, तो ये देखें यहाँ पे एक फिक्स किए हमने, फर्स्ट इक्वल्स टू 0 रख लिया और सेकंड इक्वल्स टू 1 लिख लिया। अब हमें ये बताना है कि अगला नंबर कौन सा आएगा। तो अगला नंबर बताने का तरीका बड़ा आसान सा है कि मैं इन दोनों नंबर्स को क्या कर दूँ, सम कर दूँ, यानी 0 प्लस 1 करूँगा तो मेरे पास जो भी है वो इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर। तो 0 प्लस 1 इज़ 1। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगला नंबर बताएं तो वो इससे प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है, तो 1 प्लस 1 इज़ 2। अब अगला नंबर अगर मैं आपसे कहूँ तो वो इससे प्रीवियस टू नंबर्स का सम होगा, 1 प्लस 2 इज़ 3। एंड अगला नंबर 3 प्लस 2 5। अगला नंबर क्या आएगा क्लास, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, बिल्कुल सही है, नेक्स्ट 8। उसके बाद सही। इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि ये सीरीज़ प्रिंट करानी है। ठीक है, इसके लिए भी वही काम किया मैंने, यूज़र से ले लिया एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, यूज़र मुझे बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स आपने कितनी प्रिंट करा है। नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब है अगर यूज़र ने कहा 5 तो मैं 1 2 3 4 5 3 तक प्रिंट करा दूंगा, क्योंकि 5 टर्म्स जो हैं 3 तक हैं। अगर यूज़र ने कहा 6 तो मैं नंबर ऑफ टर्म 5 तक प्रिंट करा दूंगा। अगर यूज़र ने कहा 8 तो मेरा इस वक्त जो स्क्रीन पर आउटपुट है 13 तक, ये सब का सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स यूज़र हमें बताएगा सिर्फ और सिर्फ, बाकी लॉजिक हमने खुद बनानी है। अब ये लॉजिक कैसे बनेगी ये देख लेते हैं। मैंने एक सिंपल सी लूप लगाई। ठीक है, और लूप जाहिर सी बात है मुझे कितनी चाहिए टोटल, अगर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट कर ली लूप तो टोटल अगर मुझे करना है 8, तो मुझे इक्वल्स टू लगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे हमेशा यूज़ करना पड़ेगा लेस देन। यानी अगर मैं ज़ीरो वाली आइट्रेशन चलाऊँगा 1 0 आएगा, प्लस प्लस हो रहा है तो 1, फिर इसके बाद क्या आएगा 2। अच्छा, लूप है 3 4 5 6 एंड 7। मैंने यहाँ पे 7 तक काउंटिंग की है, लेकिन आप नंबर अगर काउंट करें टोटल टर्म्स कितनी है ये, जी क्लास, टोटल टर्म्स कितनी है ये, जी, तो टोटल टर्म्स क्या हैं, 8 है। इस क्वेश्चन में डजेंट मैटर कि मैं काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर लूँ या 0 से स्टार्ट कर लूँ या नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन में मैटर करता है। इस क्वेश्चन में क्यों मैटर करता है, क्योंकि एक मैंने नीचे कंडीशन ऐसी बनाई हुई, इसकी वजह से मैंने 0 से लिया।
ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको इस नंबर को 0 से स्टार्ट कर लें या 1 से स्टार्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको फिर ये ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे लेस देन लिखेंगे या लेस देन इक्वल्स टू लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में 0 से स्टार्ट करने के लिए एक पीछे एक वजह है। क्यों एक वजह है? क्योंकि अगर आप लूप के अंदर देखें तो इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यानी या तो ये एग्जीक्यूट होगा या फिर ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अब थोड़ा इफ़ की कंडीशन पे एम्फेसाइज कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट इक्वल्स टू सी सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब सी की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 1 हो, यानी सी की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 1 हो। और सी आप देख रहे हैं मैंने स्टार्ट किया 0 से, तो यानी सी की वैल्यू 0 होगी या सी की वैल्यू 1 होगी। सी की वैल्यू 0 हो या सी की वैल्यू 1 हो, तो उस केस में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट के अंदर आप मूव कर दें सिंपली सी, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर आप क्या मूव कर दें, सिंपली सी। तो पहली आइट्रेशन जब चलेगी, ठीक है, पहली आइट्रेशन जब चलेगी तो नेक्स्ट के अंदर क्या गया हुआ होगा, सी की वैल्यू 0 है, नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा 0, नेक्स्ट के अंदर 0 आ जाएगा। इफ एल से बाहर आऊँगा और सिंपली नेक्स्ट की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा तो आउटपुट पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लूप इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होगी तो ये वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वैल्यू चेंज होकर सी की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गई, तो नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा 1। फिर एल्स को स्किप कर दूंगा, नेक्स्ट को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट पे लाइन चेंज होने के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो अब सी की वैल्यू बढ़ के क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। मैं ये कंडीशन चेक करूंगा अगर कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, और अब ये फॉल्स ही रहेगी क्योंकि अब जितने भी नंबर आएंगे इंक्रीमेंट होके वो इस कंडीशन से बड़े ही होंगे, यानी 1 से बड़े होंगे। तो अब मैं आता हूँ इस स्टेप पे, और इस स्टेप में क्या करूँ, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है मुझे। और नेक्स्ट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या मेरे पास 0 है, सेकेंड में मेरे पास क्या है 1 है। तो नेक्स्ट की वैल्यू जो कैलकुलेट हो गई यहाँ पे हो गई है 1, ठीक है। ये तो आसान है। नेक्स्ट हमेशा क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड होगा। लेकिन अब मुझे अपडेट करनी है अपनी फर्स्ट की वैल्यू भी और सेकंड की वैल्यू भी। क्या अपडेट करना है, फर्स्ट में वो वैल्यू डाल देता हूँ जो सेकंड में मौजूद है, और सेकंड में वो वैल्यू डाल देता हूँ जो अभी अभी मैंने कैलकुलेट की है नेक्स्ट में। तो इससे क्या होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूँ कि अब ये जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया है नेक्स्ट, ये मेरा नेक्स्ट है, ये मेरा नेक्स्ट है, एन लिख रहा हूँ शॉर्ट। नेक्स्ट ये हो गया, मैंने 0 और 1 से कैलकुलेट किया, नेक्स्ट आ गया मेरे पास 1। अब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट जो कि पहले किसको पॉइंट कर रहा था, इसको पॉइंट कर रहा था, ये था मेरा फर्स्ट, और ये था मेरा सेकंड, ठीक है। फर्स्ट मेरा फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, सेकंड मेरा सेकंड वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, और नेक्स्ट मेरा थर्ड वैल्यू को पॉइंट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट की, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड, तो क्या होगा, अब फर्स्ट मेरा इसके बजाय इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, यानी अब फर्स्ट कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा, फर्स्ट वाली वैल्यू इसको पॉइंट करना शुरू कर देगी। ये मेरा फर्स्ट हो गया है, और सेकंड इक्वल्स टू नेक्स्ट कह रहा हूँ, तो नेक्स्ट और सेकंड किसको पॉइंट करेंगे, इसको पॉइंट करने लगे। तो सेकंड ने अपनी वैल्यू अपडेट कर ली, फर्स्ट ने भी अपनी वैल्यू अपडेट कर ली। फर्स्ट अब जो प्रीवियसली सेकंड था उसे पॉइंट कर रहा है, और सेकंड उसे पॉइंट कर रहा है जो नेक्स्ट है। एनीवे इस केस में भी नेक्स्ट को प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। देन फिर लूप एक मरतबा रन होगी। अब आपको पता है कि फर्स्ट की वैल्यू चेंज होकर 0 से क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, और सेकंड की वैल्यू तो 1 ही है। 1 और 1 सम होंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो इधर क्या प्रिंट होगा, नेक्स्ट में 2। लेकिन ध्यान रहे कि मैंने ये वाली वैल्यू जो अपनी सेकंड बना दी है, और ये वाली वैल्यू फर्स्ट भी बना चुका हूँ। तो इस तरीके से क्या है, हर आइट्रेशन में मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कैलकुलेट भी करता हूँ, और साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू को अपडेट भी कर देता हूँ, एक एक आगे बढ़ा देता हूँ। फर्स्ट को सेकंड की तरफ पॉइंट करा देता हूँ, और सेकंड को नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करा देता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगली आइट्रेशन में जब मैं आता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड की मुझे अपडेटेड वैल्यूज मिलती हैं। तो अपडेटेड वैल्यूज मिलती जाएंगी तो मेरी सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह प्रिंट होती जाएगी जैसे ये हो रही, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी जो है
मिक्स हो गई है स्लाइड, पहले बता दें फिर उसके बाद मैं रेस करता हूँ, फिर इसका सैंपल आउटपुट दिखा दूँ। तो ये बात समझ में आई कैसे एल्स वाला स्टेटमेंट काम कर रहा है। इसमें एल्स वाला ब्लॉक ही है, इफ वाला ब्लॉक तो बहुत सिंपल है शुरू की 2 टर्म्स के लिए, और बाकी सारी टर्म्स जो हैं एल्स के ब्लॉक से प्रिंट होंगी। जी क्लास, तो बताइए कि एल्स ब्लॉक समझ में आए यहाँ पे? ठीक है, और बताइए। एक स्टूडेंट तो कह रहा है सर क्लियर है, बाकियों का क्या कहना है? चलें ठीक है। ठीक है, तो अगर इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, और इसको भी ख़ास तौर पे रन करके देखिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ट्रिकी से मुराद ये है कि आगे भी कोर्स में बार बार आएगा, तो आपको इसकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 5 टर्म्स कहा तो 0 1 1 2 3 आ गया, आप इसमें 5 को बदलते जाएंगे तो आप देखेंगे ये आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, इस टॉपिक को मैं यहाँ रोक देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा लेक्चर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन इनिशियली हमारा कुछ टाइम वेस्ट हो गया तो हो नहीं सका। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की, और फिर हम बाकी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, और एक अनाउंसमेंट है वो सुनते जाइएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी मैनुअल अटेंडेंस। अच्छा, लेक्चर तो हमारे पास मज़ीद आगे था, लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि हमारा कुछ टाइम वेस्ट हो गया था, और उसको हम अलग लेक्चर ही बना देंगे तो बेहतर है। ठीक है, तो लेक्चर हमारा यहीं तक था। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।